नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर परवेज़ महमूद हाशमी के साथ आर्थराइटिस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आर्थराइटिस का तज़किरा हो रहा था और आपने बताया दो अक़साम होती हैं इसकी। तशख़ीस किसी भी तरह के इलाज में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। मेरे ख़्याल से ये बैकबोन होती है बिल्कुल इलाज सही की। कहा आपने। देखिए, तशख़ीस करने के लिए जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कि मरीज़ जब आता है तो उसकी पहले हम सब्जेक्टिव असेसमेंट जब करते हैं तो उससे पूछते हैं कि कौन से जोड़ में दर्द है, तकलीफ़ कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, और इस तकलीफ़ से आपकी जो रूटीन एक्टिविटी हैं वो तो हिंडर नहीं कर रही, इसका इलाज आपने क्या किया और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। हिस्ट्री जब डिटेल पूरी लेते हैं और फिर पेन से रिलेटेड, उस स्वेलिंग से रिलेटेड पर्टिनेंट क्वेश्चन उससे पूछते हैं, एक्टिविटी रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन। और फिज़िकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें हेड टू टो एग्जामिन करते हैं हम, पेशेंट के सारे जोड़ों को देखते हैं। नेक से शुरू करते हैं कि नेक की मोशन कैसी है, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट की मोशन कैसी है, इसी तरह फिर कमर की उसकी मूवमेंट्स, और फिर जो पर्टिनेंट जॉइंट है उसकी एग्जामिनेशन हम करते हैं कि उसकी मोशन जो नॉर्मल रेंज है वो तो कम नहीं होगी, स्वेलिंग कितनी है उसे चला के भी देखते हैं, और पूछते हैं कि लिमिटेशन कितनी हुई उस एक्टिविटी में और कौन कौन सी पेन मेडिकेशन से रिलीव हुआ। उसके बाद फिर हम इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। एक्सरे तो बड़े इंपॉर्टेंट है, हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे से हमें अंदाज़ा होता है। और एक्सरे देखें, जब हम नी जॉइंट के एक्सरे फ़र्ज़ करें तो वो स्ट्रेस व्यू करते हैं। स्ट्रेस व्यू का मतलब है कि उसे कहते हैं वेट बेरिंग खड़े करके करें, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि अंदर और बाहर के जोड़ पे दबाव कितना है। अगर उसकी टांग अंदर की तरफ टेढ़ी हो रही है तो इसका मतलब है कि अंदर के जोड़ पे दबाव ज़्यादा है, और अंदर और बाहर के जोड़ में नॉर्मली एक गैप या स्पेस दिखाई देती है, और वो स्पेस जो होती है वो होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज, चिकनाई वाली सरफेस की थिकनेस। वो नॉर्मली 5 to 6 मिलीमीटर होता है, 4 मिलीमीटर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर तो वो अंदर का जोड़ घिस रहा है और चिकनाई वाली सरफेस आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है तो वो गैप कम होता जाएगा, उसे स्पेस कम होती जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेट बेरिंग एक्सरे करें। एक तो फ्रंट जिसे हम कहते हैं एपी व्यू, फिर साइडवेज व्यू होते हैं लेटरल, और फिर स्काईलाइन व्यू करते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है तो उसके एक्सरे डिपेंड करता है कि किस जोड़ की मोशन लिमिटेड है, उसमें कोई कंट्रैक्चर परमानेंट तो नहीं बन गया कि एक जगह पे जोड़ परमानेंट रुक गया है, उससे थोड़ा सा बेंड होता है और पूरी तरह सीधा नहीं होता, तो उसके एक्सरे करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नेक के एक्सरे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें देखना होता है कि नेक के जो जॉइंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। वो एक्सरे करने के बाद फिर हम उसको स्टेज करते हैं कि डिज़ीज़ की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है किस स्टेज पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। फिर आ जाता है ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं। इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट भी ज़रूर किए जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी करते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मसलन ESR, CRP और NTCCP एक नया फैक्टर आया है वो करते हैं, और RA फैक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि उसकी कितनी क्वांटिटेटिवली है, बढ़ा हुआ है। नॉर्मली हम कहते हैं कि 8 यूनिट्स जो है उससे कम हो तो वो नेगेटिव हम लेबल करते हैं, और वो जब बढ़ा हुआ होता है तो सैकड़ों की तादाद में बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह NTCCP फैक्टर को भी देखते हैं, वो डिजीज़ एक्टिविटी को शो करता है। फिर हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिपेंड करता है, माइल्ड टू मॉडरेट हो तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में 4 बातें जो पेशेंट्स को, मैं ऑस्टियो की बात कर रहा हूँ, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, मसलन नी जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसमें मैं पेशेंट को 4 बातें बताता हूँ। पहली चीज़, रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीली। वो क्या, आपको ज़मीन पर उठने बैठने के काम करटेल करने हैं, नीचे उकड़ू होकर नहीं बैठे, नीचे आलती पालती मार के नहीं बैठे, बाथरूम के लिए कमोड इस्तेमाल करें, लो लाइन सोफ़ा सेट, लो लाइन चीज़ों पे ना बैठें, नीचे बैठ के झाड़ू पोछा कपड़े धोने का काम ना करें, उस पर स्ट्रेस या लोड नहीं पड़े। नंबर 2, हम पेशेंट को ये बताते हैं कि अपना वज़न कम करें। नंबर 3, उसे एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। वो बिस्तर पे मरीज़ ने चित लेट के करनी होती है, बड़ी सिंपल सादा सी आसान सी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज करने से उसके क्वाड्रिसेप्स स्ट्रांग होते हैं, पेन डेफिनेटली रिलीफ होता है। और चौथी चीज़ मेडिकेशन है। अब मेडिकेशन 2 तरह की है। एक है जिसे हम न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स कहते हैं, ग्लूकोजामीन, कंड्राइटिन सल्फेट, MSM और हिलुरोनिक एसिड के कम्बिनेशन में मुख्तलिफ साल्ट्स आते हैं, लोकल इम्पोर्टेड अवेलेबल हैं।
वो उनको हम कहते हैं कि जी ये आप साल्ट लेना शुरू करें। अगर तो इससे आपके पेन में कमी आती है और पेन मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है तो इसका मतलब ये आपको फ़ायदा दे रहे हैं। और ये 100% लोगों को फ़ायदा नहीं करते, 60-70% लोगों को फ़ायदा करते हैं। और ये साल्ट पहले उन्हें कहते हैं 6 माह तक लें, अगर आपको फ़ायदा करें तो फिर कहते हैं 2-3 साल तक लें, क्योंकि ये मेडिकेशन में शुमार नहीं होती। जी। अमेरिका में एज ए न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, और पूरे यूरोप में इसको कुछ लोग डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स भी कहते हैं। इसी तरह अब हम दूसरी तरफ चले जाएं, इनकी जो पेन मेडिकेशन है वो हमेशा मैं मरीज़ को कहता हूं कि इंटरमिटेंटली लें। इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि जब आप अमूमन होता नहीं है प्रैक्टिकल ग्राउंड। हाँ, कि आप उन्हें ये समझाते हैं कि ये दर्द की दवाई है और इनके 4 मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं। मैदे में तेज़ाबियत, जलन या अल्सर होना, आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, और ब्लड सेल्स जो आरबीसी हैं उनकी फॉर्मेशन को रोकते हैं अगर मुसलसल लंबा अरसा आप लेते हैं। तो इसलिए उसे कहते हैं कि जी आप हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते का कोर्स करें, और जब ये दवाई लें तो मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली दवाई मिला के लें। दर्द कम हो जाए इसे छोड़ दें, जब छोड़ें तो वक्फा दें कुछ दिनों का, और उस वक्फे में हल्का फुल्का दर्द हो तो सिंपल कैलपोल, पेनाडॉल, पोनस्टान के से उदारा करें। पेन बढ़ जाए तो फिर हफ्ते 10 दिन के लिए खा लें, लेकिन मुसलसल लंबा अरसा बिल्कुल ना लें। ये इंटरमिटेंट थेरापी मैं हमेशा मरीज़ को कहता भी हूँ, लिख के भी देता हूँ। अब जो दूसरी तरफ रोमाटॉयड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है, देखिए उसमें आपको भी पता है कि पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती है जिसे हम कहते हैं सिंपल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ डाइटरी कंट्रोल, वो चीज़ें हम उन्हें बताते हैं। फिर उसकी डिज़ीज़ की एक्टिविटी के मुताबिक उनको डिज़ीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स देनी पड़ते हैं जिन्हें डिमार्ड्स का नाम देते हैं, और उसके लिए एज एन आर्थोपेडिक सर्जन हम खुद नहीं ट्रीट करते, हम उसे रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं वो लिवर को नुकसान पहुँचाती हैं, और कुछ लोग उनको भी रिस्पॉन्ड ना करें तो फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कास्टली है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर चले जाते हैं। जब डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉयड आर्थराइटिस, और रूमेटॉयड आर्थराइटिस में भी वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग से कंट्रोल ना हो, और उस स्टेज पे मरीज़ का लेवल ऑफ एक्टिविटी कम होने लगे, जॉइंट में डिफॉर्मिटी होने लगे, तो फिर रोमाटोलॉजिस्ट हमारे पास भेजते हैं। मसलन रोमाटॉयड आर्थराइटिस वाले मरीज़ हमारे पास उस स्टेज पे आते हैं जब बहुत ज़्यादा साइनोवाइटिस हो, जॉइंट डिफॉर्म हो, जॉइंट सबलक्स होने लगे, या उनके कुछ टेंडन रैप्चर हों, तो फिर उस स्टेज पे हम उसका फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और सर्जरी करने से उनकी जो साइनोवेक्टमी करती हैं, इन्फ्लेम्ड मेम्ब्रेन होती है उसे निकालते हैं, कभी टेंडन रैप्चर हुआ हो टेंडन रिपेयर करते हैं, जॉइंट को रीअलाइन करते हैं। ये छोटे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जॉइंट अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका हो और मरीज़ का लेवल ऑफ एक्टिविटी फर्दर डिटेरियोरेट हो रहा हो, चलना फिरना कम हो रहा हो, और एक्सरे पे लगे कि अब जॉइंट बच नहीं सकता या बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, तो फिर हम उसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट बताते हैं। इसी तरह रोमेटॉयड आर्थराइटिस में अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा वोर्न आउट हुआ हो, घिसा हुआ हो, और माल अलाइनमेंट हो, टांग टेढ़ी हो चुकी है, मरीज़ का चलना फिरना कम से कम होता जा रहा है, और मरीज़ ये समझता है कि जी मैं दवाई लेता हूँ तो मुझे मैदे में तेज़ाबियत और जलन होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या मेरा चलना फिरना अब कम से कम होता जा रहा है, तो मुझे कुछ ऐसी रेमेडी बताएं जो मैं अगले 10, 15, 20 साल आराम से गुजार सकूं। वो पेशेंट होते हैं यूजुअली अबव 50, 55 होते हैं, तो उसमें भी सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। उसमें फिर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑफर करते हैं। और सब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जॉइंट रिप्लेसमेंट के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।